आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा वो सभी पॉइंट्स पे जो कंपनी रजिस्ट्रेशन कराने से पहले सभी बिजनेसमैन को या एक कंसल्टेंट को पता होनी चाहिए। जैसे हमारे टॉपिक्स में आज कवर्ड है नेम, कंपनी का नेम, डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, रजिस्टर्ड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस, शेयर कैपिटल एंड ऑडिटर। ये सभी पॉइंट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है तो आप इसको डबल स्पीड में भी देख सकते हो। फर्स्ट हमारा पॉइंट है कंपनी नेम। देखिए, कंपनी रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला प्रोसेस होगा हमारा नेम अप्रूवल। जब कंपनी का नेम अप्रूवल हो जाता है उसके बाद हम कंपनी के डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। तो इट मीन्स नेम की अवेलेबिलिटी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, उसके बाद ही कंपनी रजिस्टर्ड हो सकती है। तो नेम के रिगार्डिंग आपको किस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो भी नेम है वो यूनिक होना चाहिए। अब देखिए, नेम को अगर मैं आपको इजी करूं इसको समझाने के लिए, तो लेट सपोज कंपनी के नाम को हम बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, प्राइवेट लिमिटेड तो कंपनी के नेम में लिख के आएगा ही, आप नहीं चाहेंगे तब भी लिख के आएगा, इट इज़ मैंडेटरी। एंड इसके अलावा इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसको मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट वर्ड, इसको मैं बोल सकता हूँ इंडस्ट्री स्पेसिफिक वर्ड या जनरल वर्ड जो सभी लोग यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली जो मैंने आपको बोला है कि नेम हमारा यूनिक होना चाहिए, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि जो कंपनी नेम का फर्स्ट वर्ड होता है वो यूनिक होना चाहिए। जैसे मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये कंपनी का नाम जो होगा ABC, इसकी जगह आप कुछ ऐसा नाम लाइए सोचकर जो किसी कंपनी के नेम से मैच नहीं कर सकता हो। तो इट मीन्स कंपनी के नाम का जो फर्स्ट वर्ड होगा, फर्स्ट वर्ड मीन्स मतलब मैं इन टोटलिटी इसकी बात कर रहा हूँ ABC की, तो इसकी जगह आपका हो सकता है ओला, उबर, इस टाइप से, बट ये तो ऑलरेडी कंपनी बन चुकी है, तो आपको एक नया नाम लाना है। ठीक है, तो वो नया नाम ऐसा हो कि किसी कंपनी के नाम से मैच नहीं करता हो, तभी आपकी नेम अवेलेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा ऐसा भी हो सकता है ABC वर्ड किसी कंपनी के नाम के बीच में आ रहा है, ठीक है, बट स्टार्टिंग में नहीं आ रहा, तो आप उस केस में ABC के साथ कुछ दूसरा अपनी इंडस्ट्री स्पेसिफिक वर्ड यूज़ कर सकते हो, लाइक ABC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, ABC हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो सेकंड जो नेम का मैं डिवाइड कर सकता हूँ नेम को, ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक या जनरल वर्ड में। इन वर्ड्स पे किसी का कोई राइट नहीं होता है, ये आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। मेन जो होता है यूनिकनेस वो फर्स्ट वर्ड की देखी जाती है। ठीक है, एंड दूसरा जो ये अब मैंने आपको सेकंड बताया इंडस्ट्री स्पेसिफिक, यहाँ आप कंसल्टिंग वर्ड यूज़ कर सकते हो, सर्विसेज यूज़ कर सकते हो, सॉल्यूशन, एंटरप्राइजेज, इंडस्ट्रीज, बिजनेस, एजुकेशन, टेक्नोलॉजीज, हेल्थ केयर, इसी टाइप से आप जो भी कॉमन वर्ड है आप सेकंड वर्ड में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इन वर्ड्स का किसी का कोई ट्रेडमार्क या कॉपीराइट नहीं होता है, सब इनको यूज़ कर सकते हैं, बट कंपनी के नेम के बीच में। ठीक है, कंपनी के नेम के साथ, तो आपको जस्ट ये नेम यूनिक देखना है। एंड दूसरा इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप अपने कंसल्टेंट से जब भी नेम फाइनलाइजेशन के रिगार्डिंग बात करेंगे तो आप पहले तो अपने आप से फाइनल कर लीजिए, फिर अपने जो भी फाइनल होते हैं आपको लगता है यूनिक है अपने कंसल्टेंट को देंगे। कंसल्टेंट अपने लेवल पे डिटेल में उनको चेक करेगा। ठीक है, एंड दूसरा एक पॉइंट मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ। देखिए, ट्रेडमार्क अगर हम किसी नाम को करा लेते हैं एंड उसके बाद ट्रेडमार्क की हेल्प से हम गवर्नमेंट को ये बोलते हैं कि लाइक हमने इस वर्ड का ट्रेडमार्क अप्लाई किया हुआ है, तो हमें नेम अप्रूवल में प्रायोरिटी मिलती है। ठीक है, तो इट मीन्स ट्रेडमार्क हेल्प करता है हमारा कंपनी नेम अप्रूवल में। एंड कंपनी का आपका नेम यूनिक होता है तो वो आपकी ब्रांड वैल्यू भी बन सकता है आगे जाके। अब हम बात करेंगे कंपनी में डायरेक्टर्स की एंड शेयर होल्डर्स की। देखिए, कंपनी में जो डायरेक्टर्स होते हैं उनका मेन रोल होता है कि वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। तो इट मीन्स कंपनी को जो चलाएगा बंदा, डिसीजन लेगा कि कब क्या करना है, कैसे करना है, वो पावर डायरेक्टर्स को दी गई है। इन कंपनी का जो ऑनर होता है उनको हम शेयर होल्डर बोलते हैं। तो इट मीन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो ऑनरशिप है वो सेपरेट होती है डिसीजन मेकिंग या मैनेजमेंट से, बट दोनों बंदे सेम भी हो सकते हैं। इट मीन्स ये हो सकता है कि अगर कोई डायरेक्टर चाहता है कि मैं भी कंपनी का ऑनर बनूं तो उसको कंपनी के शेयर खरीदने पड़ेंगे, तो वो डायरेक्टर भी रहेगा और कंपनी का ऑनर भी कहलाएगा। तो इसमें कुछ गवर्नमेंट के रूल्स हैं, लाइक मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं डायरेक्टर या शेयर होल्डर के। तो मिनिमम प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन में कम से कम 2 डायरेक्टर चाहिए होते हैं एंड मैक्सिमम 15 डायरेक्टर कंपनी में बन सकते हैं।
तो डायरेक्टर कितने रखने हैं ये आपको खुद डिसाइड करना है कि कंपनी चलाने के लिए आपको मिनिमम कितने लोगों की ज़रूरत है जिनके आप साइनिंग पावर भी देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्टर बनाना कोई अच्छी बात नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको रिक्वायरमेंट कितनी है। तो एटलीस्ट 2 बंदे से आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। एंड दूसरा, अगर मैं शेयर होल्डर की बात करूं तो सेम वे में कंपनी के जो ऑनर होंगे कम से कम 2 होने चाहिए। इट मीन्स आपके 2 शेयर होल्डर होने चाहिए एंड मैक्सिमम शेयर होल्डर 200 बन सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड में। इसमें जनरली क्या होता है, लोग जो डायरेक्टर होते हैं कंपनी के वही 2 शेयर होल्डर भी होते हैं। ठीक है, वो अपना रेशियो डिसाइड कर लेते हैं कि लाइक हमारा जो ऑनरशिप रेशियो रहेगा वो 50-50% रहेगा, 99-1% रहेगा। तो रेशियो वो आपकी आपस की अंडरस्टैंडिंग होती है कि आपका जो ऑनरशिप रेशियो है वो कुछ भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन बोथ दी शेयर होल्डर्स। ठीक है, एंड देखिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक कॉन्सेप्ट होता है ओपीसी, जिसकी फुल फॉर्म है 1 पर्सन कंपनी। ये बेसिकली गवर्नमेंट ने इसलिए दी है कि कुछ केसेस में जो डायरेक्टर्स हैं वो एक से ज़्यादा नहीं होते। मतलब कोई सिंगल पर्सन है जो कंपनी को मैनेज करना चाह रहा है, रन करना चाह रहा है, तो उस केस में गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया हुआ है कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप बना सकते हो जिसमें मिनिमम नंबर डायरेक्टर का 1 ही है। मतलब एक ही डायरेक्टर से कंपनी चल सकती है। एंड स्टिल ओपीसी में कोई चाहे तो मैक्सिमम 15 डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है, जैसे नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में था। एंड इसकी मैं ऑनरशिप की बात करूं, इसमें देखिए मिनिमम एंड मैक्सिमम सिर्फ एक ही ऑनर हो सकता है। तो इट मीन्स ओपीसी में डायरेक्टर तो एक से ज़्यादा बन सकते हैं बट ऑनर हमेशा एक ही होगा। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए जिनको लिमिटेड बिजनेस करना है एंड उनको कोई साथ में लाइक पार्टनर नहीं मिल रहा है, ऑनर नहीं मिल रहा है, तो वो उन लोगों के लिए दिस इज द बेस्ट ऑप्शन ओपीसी। अगर देखिए डिसीजन मेकिंग की बात करूं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, डायरेक्टर्स के पास पावर होती है डिसीजन मेकिंग की। तो अगर कंपनी में जो अल्टीमेट मतलब पावर होती है डिसीजन मेकिंग की वो डायरेक्टर्स को होती है। देखिए डे टू डे जो बिजनेस मैनेजमेंट होता है वहाँ पे डायरेक्टर्स को ही पावर होते है बिजनेस डिसीजन मेकिंग की। बट कंडीशनल केसेस में, कुछ केसेस में जो पावर डायरेक्टर्स की होती है वो शेयर होल्डर को भी शिफ्ट हो जाती हैं लिमिटेड केसेस में। जैसे कंपनी का एक रूल है कि ऑडिटर को विद इन 30 डेज अपॉइंट करना है जो कंपनी का सीए होगा फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर डायरेक्टर ऐसा नहीं करते हैं तो ये पावर बेसिकली शेयर होल्डर के पास चली जाती है। उसके बाद शेयर होल्डर को राइट होता है कि वो ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। तो आप अगर प्रैक्टिकली बात करें तो शेयर होल्डर को कोई राइट नहीं है, एंड राइट भी है तो बहुत लिमिटेड राइट है डिसीजन मेकिंग के लिए। सिग्नेचरी पावर की बात करें तो सेम वे में जैसे डिसीजन मेकिंग की पावर डायरेक्टर के पास है तो सिग्नेचरी पावर भी डायरेक्टर्स के पास ही है। तो मीन्स कहीं भी जहाँ बैंक में साइन होंगे या कल को बैलेंस शीट जो भी अकाउंटिंग वगैरह होगी, ऑडिट होगी, वहाँ डायरेक्टर की साइन चलेंगे। शेयर होल्डर के बेसिकली एज सच कोई सिग्नेटरी पावर नहीं होती है कंपनी में। ठीक है, एंड बात करूं ऑनर, तो देखिए जो डायरेक्टर होते हैं बेसिकली वो डिसीजन मेकिंग के लिए एज ए एम्प्लॉय काम करते हैं। तो वो कंपनी के ऑनर नहीं होते हैं बट शेयर होल्डर कंपनी के ऑनर कहलाते हैं। ठीक है, एंड अपॉइंटमेंट रिमूवल की बात करूं तो डायरेक्टर्स को अपॉइंट भी किया जा सकता है, रिमूव भी किया जा सकता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। ठीक है, बट शेयर होल्डर को मतलब बेसिकली शेयर होल्डर खुद अपनी मर्जी से शेयर ट्रांसफर कर सकता है किसी दूसरे पर्सन को, बट उनको जबरदस्ती रिमूव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, एंड सैलरी की बात करूं, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया डायरेक्टर्स एज ए एम्प्लॉय काम करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, तो उनको सैलरी दी जा सकती है। ठीक है, एंड जनरली सैलरी मिलती भी है उनको, अदरवाइज कोई आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्यों काम करेगा। तो ऐसे सिचुएशन होती है लाइक आप खुद ही ऑनर शेयर होल्डर हैं, खुद ही डायरेक्टर हैं, तो भी आप एज ए डायरेक्टर सैलरी ले सकते हो कंपनी से। एंड दूसरा क्वेश्चन आता है कि हाँ जी फिर ऑनर को जो शेयर होल्डर होते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के उनको क्या बेनिफिट है कंपनी में मतलब ऑनर बनने का। तो देखिए जो भी प्रॉफिट होता है कंपनी का उसको एज ए डिविडेंड शेयर होल्डर कंपनी से निकाल सकते हैं। उसके भी कुछ रूल्स हैं कि कितना डिविडेंड शेयर होल्डर को दिया जा सकता है। एंड दूसरा, कभी कंपनी जैसे लाइक बड़ी कंपनी हो जाती है या छोटी है जो भी है, तो आप अपने जैसे जैसे कंपनी ग्रो होती है जो शेयर्स की वैल्यू अपना बढ़ता रहता है। एंड जब आप किसी को कंपनी ट्रांसफ़र करते हैं तो अगर कंपनी में पोटेंशियल है, शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है तो आपको ऑब्वियस प्रॉफिट होता है। तो इसका मतलब एक तो शेयर की वैल्यू बढ़ने से शेयर होल्डर को प्रॉफिट होता है और दूसरा जो कंपनी का प्रॉफिट होगा उसको एज ए डिविडेंड शेयर होल्डर निकाल सकता है। ठीक है, तो ये डिस्कशन था बेसिकली डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर सेम हो सकते हैं एंड 99% केसेस में ये दोनों सेम ही होते हैं।
बट स्टिल अगर कभी कभी ऐसा होता है कि लाइक किसी के पास बहुत पैसा है बट टाइम नहीं है, तो वो कंपनी के शेयर खरीद सकता है एंड डायरेक्टर किसी दूसरे बंदे को बना सकता है जो पूरे साल कंपनी को चलाएंगे एंड अल्टीमेट आपकी शेयर होल्डिंग है, तो मीन्स आप ही ओनर है, वो आपके बिहाफ पे कंपनी को चला रहे हैं एंड आप उनको सैलरी दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, जब भी हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं तो आपको टॉप 5 गुड्स या सर्विसेज को लिखना होता है, क्योंकि ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन में भी काम आता है। इसी के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि आपका जो प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन होगा उसमें बेसिकली हमें एक आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करना होता है कि लाइक आपकी कैटेगरी होलसेल ट्रेडिंग होगी, रिटेल ट्रेडिंग होगी, आईटी सर्विसेज होगी, मैनेजमेंट कंसल्टिंग है, या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड एंड बेवरेजेस में आएगा, या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अपैरल। तो ये क्लियरिटी हमें तभी आएगी जब आप टॉप 5 गुड्स या सर्विसेज अपने लिखते हैं। तो जब भी आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं तो मेक श्योर आप टॉप 5 गुड्स या सर्विसेज अपनी कंसल्टेंट को बताते हैं। एंड जो कंसल्टेंट को आप टॉप 5 गुड्स एंड सर्विसेज बताएंगे उसके बेसिस पे जो आपका बिजनेस कोड होगा वो ये कंसल्टेंट सेलेक्ट कर लेगा। बेसिकली ये बिजनेस कोड एक टेक्निकल पार्ट है, ये जस्ट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हमें सिलेक्ट करना होता है। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, एक तो होता है रजिस्टर्ड ऑफिस की कंपनी जो रजिस्टर्ड होगी किस एड्रेस पे होगी, एंड दूसरा होगा कॉर्पोरेट ऑफिस। देखिए पर्पज़ की अगर मैं बात करूं तो रजिस्टर्ड ऑफिस का पर्पज़ होता है कि कल को कोई अगर आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स आता है तो वो आपको रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस पे आएगा, ठीक है। बट दूसरा होता है कि लाइक बिजनेस कहाँ से कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब आपके एम्प्लॉई कहाँ पर वर्किंग है, कहाँ से आप एक्चुअल में बिजनेस कर रहे हो, तो उसको हम कॉर्पोरेट ऑफिस कहते हैं, ठीक है। जहाँ से आप बिजनेस कंडक्ट कर रहे हो तो उसको हम कॉर्पोरेट ऑफिस कहते हैं। तो इसका मतलब मेन डिफरेंस हो गया, एक एड्रेस जहाँ पे सिर्फ लीगल डॉक्यूमेंट आएंगे उसको हम रजिस्टर्ड ऑफिस बोल सकते हैं, एंड जिस एड्रेस पे हम एक्चुअल में काम कर रहे हैं उसको हम कॉर्पोरेट ऑफिस बोलते हैं, ठीक है। एंड देखिए ट्रांसपेरेंसी की बात करूं तो रजिस्टर्ड ऑफिस का जो एड्रेस होता है वो गवर्नमेंट की जो एमसीए की साइट होगी वो उस पर लिख के आता है एंड उसको कोई भी क्रॉस चेक कर सकता है। लेट सपोज अगर मुझे चेक करना है रिलायंस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, तो मैं एमसीए की साइट पे जाऊंगा, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पे, एंड वहाँ पे उसका रजिस्टर्ड ऑफिस लिखा होता है। बट कॉर्पोरेट ऑफिस का एड्रेस अपेरेंटली गवर्नमेंट की साइट पे नहीं लिखा होता है, वो बहुत हमें डिटेल में जाके पता करना होता है, जिसके चांसेस कम है कि हम 100% कॉर्पोरेट ऑफिस की डिटेल ऑनलाइन निकाल पाएं। तो रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल ऑनलाइन गवर्नमेंट की साइट पे होगी, बट कॉर्पोरेट ऑफिस की साइट कहीं भी एक जगह नहीं होगी। एंड दूसरा एक इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो हम एड्रेस दे रहे हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए वो हमारा कॉमर्शियल होगा या रेजिडेंशियल होगा। देखिए इसमें बेसिकली जो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है उसमें बेटर तो यही है कि आप रेजिडेंशियल ऑफिस ना देके कॉमर्शियल एड्रेस ही दें, दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि कॉमर्शियल एड्रेस का मतलब है कि ये एड्रेस बिजनेस एक्टिविटी के लिए ही है, ठीक है। बट आप अपने रेजिडेंशियल एड्रेस को भी एज ए रजिस्टर्ड ऑफिस शो कर सकते हो। इस रिगार्डिंग गवर्नमेंट की कोई भी क्लियर गाइडलाइन नहीं है, एंड जब हम कंपनी स्टार्ट करते हैं तो वो जो हमारा रेजिडेंशियल एड्रेस होता है तो उस रेजिडेंशियल एड्रेस को भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं एज ए रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है। तो बेस्ट इज कॉमर्शियल एड्रेस हो, इन केस नहीं है तो आप रेजिडेंशियल एड्रेस से भी स्टार्ट कर सकते हो। एंड अगर मैं कॉर्पोरेट ऑफिस की बात करूं, देखिए कॉर्पोरेट ऑफिस का जैसे कि पर्पज ही था कि यहाँ से बिजनेस होता है, तो यहाँ पे हमारा कॉमर्शियल स्पेस की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगेन बेस्ट ऑप्शन है कि कॉमर्शियल एड्रेस ही हो, बट इन केस आपके पास कॉमर्शियल एड्रेस नहीं है, कॉमर्शियल स्पेस नहीं है, तो आप अपने रेजिडेंशियल एड्रेस से भी स्टार्ट कर सकते हो। बट इसके लिए आपको प्रूव करना होता है कि जो आपका बिजनेस है, मतलब नेचर ऑफ बिजनेस है, वो रेजिडेंशियल एड्रेस से किया जा सकता है। लेट सपोज जैसे कोई कंसल्टिंग का काम है, लाइक मैं ही अपनी बात करता हूँ, कंपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह कहीं से भी कोई भी लैपटॉप से कर सकता है। इसके लिए बहुत बड़ा कॉमर्शियल स्पेस नहीं चाहिए, ठीक है, हमें कोई बड़ी मशीन भी नहीं लगानी होती है, जस्ट लैपटॉप से हम ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इट मीन्स मैं अपनी बिजनेस करने के लिए एक रेजिडेंशियल एड्रेस को भी यूज़ कर सकता हूँ एंड ऑफिसर उसको एक्सेप्ट करेंगे। बट लेट सपोज मैं बोलता हूँ कि मुझे गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट लगानी है एंड मैं अपने घर का एड्रेस देता हूँ, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि मैं अपने घर पे रहता भी हूँ एंड वहीं से मैं अपना ये बिजनेस भी कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है उस केस में जो हमारे नेबर्स हैं उनको कोई इशू हो, बहुत शोर हो, केमिकल का यूज़ हो, तो जनरली उस टाइप की एक्टिविटी रेजिडेंशियल एरिया में अलाउड नहीं होती है। तो इसलिए ऑफिसर भी इंसिस्ट करता है कि रेजिडेंशियल एड्रेस में आपके रजिस्ट्रेशन नहीं दिए जाए, ठीक है। तो मेक श्योर आपका नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है
कि वो रेजिडेंशियल से हो जाएगा, तो आप रेजिडेंशियल एड्रेस से भी स्टार्ट कर सकते हो। एंड मैं भी यही एडवाइस करता हूँ, इन केस आपका स्टार्टअप है एंड फंड का इशू है, मतलब लिमिटेड बजट है, तो आप अपने रेजिडेंशियल एड्रेस से ही स्टार्ट कर सकते हो एंड आपके एड्रेसेस बाद में अपडेट हो सकते हैं विद इन दी सेम स्टेट। अगर आप चेंज करते हो अपना एड्रेस तो ये बहुत इजीली अपडेट हो जाएगा, मींस 2-4 दिन में। एंड स्टेट अगर चेंज होती है तो उसमें काफ़ी इश्यूज होते हैं, बट वो भी हो सकता है, आप अपने कंसल्टेंट से डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वेरिफिकेशन। देखिए, रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन जनरली नहीं होता है, बट गवर्नमेंट को पावर है कि वो चाहे तो आपके रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन कर सकती हैं। एंड देखिए, वेरिफिकेशन में मेन होता है एक्चुअल में जो आपने एड्रेस दिया हुआ है एज ए रजिस्टर्ड ऑफिस, वो एक्चुअल में है भी या नहीं, ठीक है। तो उनको जस्ट क्रॉस चेक करना होता है। दूसरा चेक करना होता है जो रजिस्टर्ड ऑफिस पे डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, आप मेंटेन कर रहे हो या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे चांसेस की अगर मैं बात करूँ, इट इज़ लेस देन 10%। बाकी अगर ऑफिसर चाहे तो वो कभी भी कर सकता है, उसको राइट है। बट अगर मैं कॉर्पोरेट ऑफिस की बात करूँ तो कॉर्पोरेट ऑफिस में चांसेस हैं कि 99% आपका वेरिफिकेशन हो। एंड अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो ये चांसेस और भी बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉर्पोरेट ऑफिस को चलाने के लिए हमें ना जनरली जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी लेना होता है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेंगे तो चांसेस हैं कि जीएसटी ऑफिसर आपके प्लेस को वेरीफाई करेंगे आकर, ठीक है, वहाँ पे आपका होना जरूरी है। अब देखिए, एक पॉइंट है लोकेशन मैटर्स। देखिए, जो भी आपका एड्रेस होता है, चाहे वो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस हो या आपका कॉर्पोरेट ऑफिस हो, वहाँ पे डायरेक्टर्स की अवेलेबिलिटी ज़रूरी है। मतलब हर वक्त डायरेक्टर्स की अवेलेबिलिटी ज़रूरी नहीं है, बट कभी ऑफिसर जब भी जनरली आते हैं तो फ़ोन करके ही आते हैं, बता के आते हैं, तो मतलब डायरेक्टर्स की ईजिली अवेलेबिलिटी हो जाए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि डायरेक्टर्स रहते हैं पंजाब एंड आपने कंपनी स्टार्ट करा ली दिल्ली, एंड जब कभी ऑफिसर का फ़ोन आया कि हाँ जी हमें वेरिफिकेशन करना है, तो आप आ ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी जल्दी इतना लंबा ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप आसपास ही हैं तो आप इजीली अपने एड्रेस पे पहुंच के वेरिफिकेशन में हेल्प कर दोगे, ठीक है, वेरिफिकेशन करा लोगे। तो मेक श्योर जो भी आपका एड्रेस रहता है, चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस है, कोई एक डायरेक्टर वहाँ पे कम से कम ऑफिसर को मिले। एंड नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है शेयर कैपिटल। देखिए, जनरली लोग कंपनी रजिस्ट्रेशन के टाइप पे कंफ्यूज होते हैं कि शेयर कैपिटल कितनी रखनी है। जब हम कंपनी स्टार्ट करते हैं तो हम जो भी डायरेक्टर या शेयर होल्डर हैं उनसे पूछते हैं कि आपको की जो कैपिटल है वो कितनी रखनी है। एंड इसमें लोगों का मैक्सिमम कन्फ्यूजन ही रहता है कि कितनी रखनी चाहिए। देखिए, कैपिटल का मतलब है जब भी हम कोई बिजनेस प्लान करते हैं या स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हमारे बैक एंड में कुछ कैलकुलेशन होती है कि अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो कम से कम इतना पैसा तो मुझे डे 1 से बिजनेस में लगाना पड़ेगा। तो वो मिनिमम अमाउंट जो आपने फाइनल की है उतने अमाउंट से एटलीस्ट आपको कंपनी रजिस्टर्ड करनी चाहिए, उसका कैपिटल शो करना चाहिए, ठीक है। एंड दूसरा ये है, अपनी ज़रूरत को देखते हुए आप ही को फाइनल करना है कि कितनी कैपिटल चाहिए। हो सकता है कोई बिजनेस 50,000 से स्टार्ट हो जाए, कोई 1 लाख से स्टार्ट हो जाए, कोई हो सकता है 10 लाख से स्टार्ट हो, 1 CR से स्टार्ट हो। तो ये सभी की अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। वैसे मार्केट में जो एक स्टैंडर्ड अमाउंट चलता है कैपिटल का वो 1 लाख है, ठीक है। 1 लाख भी इसलिए कि अब से पहले, मतलब कुछ टाइम से पहले एक कंपनी का रोल था कि कम से कम 1 लाख से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो वही एक स्टैंडर्ड चलता आ रहा है स्टिल। अभी मतलब गवर्नमेंट ने मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट का क्लॉज हटा लिया है, तो इसका मतलब आप 10,000 से भी कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। बट देखिए, कंपनी एक छोटी चीज़ नहीं है कि 10,000 से स्टार्ट कर रहे हो। तो मैं भी यही रिकमेंड करूँगा, एटलीस्ट जो मार्केट का स्टैंडर्ड है 1 लाख, तो इतने से आपको कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए। एंड दूसरा देखिए, जो कैपिटल होगा आपका, उसमें एक ये भी कंडीशन है कि जैसे ही आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होती है आपको वो पैसा अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना होगा। बिना डिपॉजिट किए आप कंपनी में काम स्टार्ट नहीं कर सकते हो, कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कैपिटल हमेशा उतनी ही रखवाना जो आपके पास फंड अवेलेबल है, एंड कंपनी रजिस्टर्ड होते ही आप उसको कंपनी के करंट अकाउंट में डाल सकते हो। एंड ये पैसा भी आपको बेसिकली शेयर होल्डिंग रेशियो में डालना है। लेट सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपने डिसाइड किया कि 1 लाख कैपिटल रखते हैं एंड आप 2 पार्टनर हैं, ठीक है। तो 50% एंड 50% की ऑनरशिप है, तो इसका मतलब 50-50 लाख की आपकी कैपिटल हो गई दोनों की। एंड ये आपको 50 लाख डायरेक्ट शेयर होल्डर ए डिपॉजिट करेगा एंड शेयर होल्डर बी भी 50,000 रुपये कंपनी के करंट अकाउंट में डिपॉजिट करेगा, और ये मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये आपको करना है। इन केस आप ये नहीं करते हो तो आजकल बैंक है ना, बैंक अकाउंट्स को फ्रीज करने लगे हैं, क्योंकि जब ये आप अपना पैसा डिपॉजिट कर देते हो शेयर कैपिटल का, उसके बाद अपने सीए को आप स्टेटमेंट देंगे एंड वो सीए
आपका स्टेटमेंट को गवर्नमेंट को फाइल करता है, फॉर्म 20A बोलते हैं टेक्निकली। तो फॉर्म 20A फाइल करते हैं कि हाँ जी देखो हमने कैपिटल डिपॉजिट करा दिया है, नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर बिजनेस। तो इस फॉर्म को बेसिकली बैंक वाले मांगते हैं कि हाँ जी हमें एक प्रूफ दे दो, 20A फॉर्म दे दीजिए एंड उसका एक चालान दे दो कि आपने ये कर दिया है, अदरवाइज बैंक अकाउंट को फ्रीज करते हैं एंड आप फिर बिजनेस नहीं कर पाएंगे। एंड लास्ट हमारा पॉइंट है ऑडिटर। देखिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऑडिटर होना मैंडेटरी है, ठीक है, एंड एक सीए को ही आप एज ए ऑडिटर रख सकते हो एंड ये बेसिकली मैंडेटरी नेचर का है। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं तो आपका एक सीए होना मैंडेटरी है एज ए ऑडिटर। तो वो सीए आपका एज ए टीम काम करेगा, आप लाइक वो हेल्प करेगा आपकी कि आप सारा कंप्लायंस टाइम से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप टैक्सेस को सही कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो इस टाइप की वो मॉनिटरिंग रखते हैं, ठीक। और जो भी आपकी इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती हैं, रिकॉर्ड्स बनते हैं, तो उसमें सीए के भी साइन होते हैं। तो डायरेक्टर भी स्टेटमेंट को साइन करते हैं एंड सीए भी साइन करते हैं। तो इट मीन्स दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। एंड मेक श्योर कि आपका जो भी सीए होता है, जिसको भी आप अपॉइंट करते हो एज ए ऑडिटर, वो एक्सपर्ट हो कंपनी के रजिस्ट्रेशन में एंड रजिस्ट्रेशन के बाद के जो कंप्लाइंस होते हैं जैसे जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टीडीएस, आरओसी, इन सब मैटर में वो एक्सपर्ट हो, सो दैट आप कंप्लाइंस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल टेंशन फ्री रहें। कुछ भी होता है वो आपका जो भी मतलब ऑडिटर या कंसल्टेंट होगा वो इन सब चीज़ों को हैंडल कर सके एंड आप इन सब चीज़ों से फ्री रहेंगे तो आप बिजनेस पर अपने ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे, अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। देखिए ये जो सर्विसेज होती हैं कंप्लायंस लाइक जीएसटी, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं। तो कोई भी एक कंसल्टेंट से आप इन सब चीज़ों को, सर्विसेज को लेंगे तो ये एक बेटर चीज़ रहेगी कि सारा कुछ आपका सिंगल हैंड से ही होगा, तो चांसेस है कि वो ज़्यादा ठीक होगा, ठीक है। तो मेक श्योर जो भी आपके कंसल्टेंट होते हैं उनको इन सब मैटर्स में एक्सपर्टाइज है। एंड दूसरी मेरी एडवाइस ये है कि ऑलवेज ट्राई कि आपका जो कंसल्टेंट या सीए होते हैं वो लोकल ही हो। एंड लोकल में इसलिए एडवाइस कर रहा हूँ कि देखिए जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं जैसे जीएसटी हो गया या इनकम टैक्स हो गया, वैसे तो ऑनलाइन है 99%, बट स्टिल देयर इज 1% चांस कि कभी आपको नोटिस आए तो आपको डिपार्टमेंट जाना पड़े एंड आपको तो आता नहीं है, मतलब डिटेल की इन सब का एक्सपर्टाइज नहीं है। तो जो आपके कंसल्टेंट या सीए होंगे वो डिपार्टमेंट जाके आपके नोटिस वाले मैटर्स को भी हैंडल कर सकते हैं। तो लोकल सीए होगा तो आप मीटिंग कभी भी कर सकते हो एंड वो लोकल जो ऑफिस होंगे गवर्नमेंट ऑफिस उसमें भी विजिट कर सकता है, उसके लिए इजी रहेगा। तो ऑलवेज ट्राई कि लोकल सीए हो। एंड मैं वैसे एक और एडवाइस दूंगा कि ऑनलाइन आजकल चल रहा है, उसमें क्या होता है बेसिकली एक पर्सनल रिलेशनशिप नहीं बन पाती है। पर्सनल रिलेशनशिप इन द सेंस कि वो होलसेल टाइप काम होता है कि उनके लिए एक कंपनी स्टेशन आपने दिया, उन्होंने कर दिया छुट्टी, मतलब वो एक पर्सनलाइज फीलिंग नहीं आती है कि वो आपको समझें, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको एडवाइस करें। क्योंकि ये जो एक काम है वो रेगुलर, मतलब जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होगा रेगुलर आपको उनसे कंसल्टेशन की ज़रूरत होगी एंड आपका कंसल्टेंट भी मतलब एक ही होंगे, तो वो आपको स्टार्टिंग से ही जानते होंगे। ऑनलाइन में क्या इश्यूज आते हैं कि एम्प्लॉयज छोड़ के चले जाते हैं, तो पहले एम्प्लॉय ए आपको समझ रहा था, आपके कंप्लायंस कर रहा था, फिर वो एम्प्लॉय छोड़ के चला गया तो एम्प्लॉय बी सारी चीज़ें समझेगा स्टार्टिंग से, तो मे बी पॉसिबल कि यहाँ पे कुछ गैप रह जाए। तो अगर आप किसी लोकल सीए से कनेक्ट करते हैं तो उसको आपका सारा पता रहेगा एंड उनकी टीम को आपके रिकॉर्ड्स का सारा पता रहेगा, तो वो अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। इन केस आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप हमारी ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड वी विल ट्राई कि आपका जो भी क्वेरी होती है हम उसको एज सून एज पॉसिबल रिवर्ट करें। एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।